उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 55 प्रस्ताव पारित किए हैं। 56 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, जिसमें से 55 पारित हुए हैं। बहुत दिनों से पहले भी ये विषय आप सबके सामने आया है। हम सब लोग ने भी हमेशा से मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि नगर निगमों का विस्तार होना चाहिए, नगर पालिकाओं का विस्तार होना चाहिए, नगर पंचायतों का विस्तार होना चाहिए, नई नगर पंचायतें बनानी चाहिए। पहले भी बहुत दिनों के बाद योगी जी की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नगर निगम का भी विस्तार किया, नगर पालिका का भी विस्तार किया, नगर पंचायतों का भी विस्तार किया। इस बार फिर जहां जरूरी था, जहां की जनता मांग कर रही थी, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे थे, ऐसे और जिन कस्बों ने मानक को पूरी तरीके से मानक पूरा कर लिया था, ऐसे तकरीबन 18 नई नगर पंचायतों का गठन सरकार फिर से करने जा रही है और 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार भी करने का फैसला आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। जो नई नगर पंचायतें बन रही हैं, उसको हम जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे। कटरा गुलाब सिंह बाजार प्रतापगढ़, हीरागंज बाजार प्रतापगढ़, कटरा गुलाब सिंह बाजार प्रतापगढ़, हीरागंज बाजार प्रतापगढ़, गढ़वारा बाजार प्रतापगढ़, गढ़वारा, भीरा लखीमपुर खीरी, भीरा, गैसड़ी बलरामपुर, गैसड़ी बलरामपुर, खखेरू फतेहपुर, कारिकन धाता फतेहपुर, फतेहपुर, तरकुलवा देवरिया जनपद, पत्थरदेवा देवरिया, बैतालपुर देवरिया, मिरहची एटा, तरबगंज गोंडा, धानेपुर गोंडा, बेलसर गोंडा, मार्टिनगंज आजमगढ़, हैसर बाजार धनघटा, संत कबीर नगर, उरवा बाजार गोरखपुर, घगसरा बाजार गोरखपुर, घगसरा घगसरा, ये 18 नई नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने आज पारित किया है।
और जिन नगर निकायों के सीमाओं का विस्तार हो रहा है उसमें नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट, नगर पंचायत मटौद बादा, नगर पंचायत पाली हरदोई, नगर पंचायत लालगंज प्रतापगढ़, नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज प्रतापगढ़, नगर पंचायत मानिकपुर ये भी प्रतापगढ़, नगर पंचायत भगवंत नगर उन्नाव, नगर पंचायत उगू, हाँ नगर पंचायत उगू उन्नाव, नगर पंचायत सहपऊ हाथरस, नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ, नगर पंचायत बड़हलगंज गोरखपुर, नगर पंचायत महाराजगंज आजमगढ़, नगर पंचायत अमीला मऊ, नगर पंचायत पचपेढ़वा बलरामपुर, नगर पंचायत कुरारा हाँ हमीरपुर, नगर पंचायत सलोन रायबरेली, नगर पंचायत महोली सीतापुर, नगर पालिका परिषद अमरोहा जी अमरोहा, इसके भी सीमा का विस्तार कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर, हाँ जी, साथ ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भी देश और दुनिया के उद्योगपति प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उनको सहूलियत देने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। उसमें श्रम विभाग ने एक सेक्शन होता है बॉयलर सेक्शन, उसके नियम में हम आज संशोधन कर रहे हैं। कहीं कोई बॉयलर्स में कोई छेड़छाड़ हो जाती थी, कहीं कोई बिना शासन प्रशासन को सूचना दिए उसको कहीं उठाकर एक जगह से दूसरे जगह कोई ले जाता था, कहीं एक जगह से उठाकर दूसरे जगह स्थापित कर देता था, तो उसमें सजा का प्राविधान था, 2 साल की सजा जुर्माना के साथ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि हम 2 साल की सजा के प्राविधान को हम खत्म करेंगे। जो जुर्माना के रूप में सजा होती है वो चलती रहेगी। इससे काफी जो एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर हुआ, तमाम इन्वेस्टर आज प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उस प्रयास को भी बल मिलेगा। आज इसको भी हम लोग, ये फैसला भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने किया है। बाकी बात हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रद्धेय शाही जी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार मित्रों, मंत्रिपरिषद की बैठक में जैसा माननीय अनिल राजभर जी ने आपको जानकारी दी
कि 55 विषयों पर आज जो है मंत्रिपरिषद ने अपना निर्णय लिया है, उसको अनुमोदन किया है। एक महत्वपूर्ण फैसला बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों के भीतर प्राकृतिक खेती, जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, उसके अनुसार प्रत्येक विकास खंड में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के रूप में चरणबद्ध तरीके से करने का फैसला किया है। इस निर्णय के अनुसार 5 वर्ष में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के भीतर 470 क्लस्टर बना करके यह कार्य संपन्न किया जाएगा। इस पर 68 करोड़ 83 लाख रुपए का जो परिव्यय आएगा वो राज्य के वित्तीय संसाधनों से इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक अवसरों पर इस बात को कहा था कि बुंदेलखंड को हम प्राकृतिक खेती का हब बनाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो वहां से पूरे देश और दुनिया को जा सकें। उस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 235 क्लस्टर बनाए जाएंगे, इस साल से शुरू किए जाएंगे और अगले साल फिर 235 क्लस्टर चलेंगे। प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा। नजदीक के 1, 2, 3 गांव से उन किसानों का जो इच्छुक होंगे उनका चयन करेंगे। प्राथमिकता उन किसानों को देंगे जिनके पास अपनी देशी गाय है या जो किसान निराश्रित गो वंश स्थल से गौशालाओं से वह गाय ले जाकर के पालने की दृष्टि से वो ले जाना चाहते हैं। इस योजना के संचालन किए जाने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कार्बन की बढ़ोतरी होगी। जो बुंदेलखंड में छुट्टा जानवरों की समस्या है उसका समाधान किया जा सकेगा और रसायन और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से मुक्त हम पौष्टिक आहार अपने प्रदेश की जनता को उपलब्ध करा सकेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को कम होने से विदेशी मुद्रा का भी बचत अपने देश को कराया जा सकेगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अनुमोदन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश भर में 120 आकांक्षा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 8 उत्तर प्रदेश जनपद के भीतर हैं। हमारे 5 जनपद देश के जो नंबर 20 है उसमें से अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है। वो विद इन 20 यानी 5 हमारे जनपद उसके भीतर हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसे 100 जो विभिन्न योजनाओं के भीतर पीछे विकास खंड है उनका चयन करके और उनको आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में हम लोग बनाने का फैसला कर रहे हैं, जिसके भीतर इस फेलोशिप कार्यक्रम के भीतर 100 शोधार्थियों को जो आईटी के होंगे या विभिन्न सेक्टर के जो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 30,000 रुपए प्रतिमाह की दर से उनको फेलोशिप दिया जाएगा और वहां पर उन्हें एक टैबलेट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वहां के पूरे डाटा को फीड कर सके जो वहां की आवश्यकता है, क्या कैसे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, निराकरण के क्या उपाय हैं, इसके संदर्भ में वो उसको सुझाव देंगे। और उससे जो हमारे ये 100 विकास खंड हैं वो अन्य विकास खंडों के जो उनकी जीडीपी है वो उन विकास
विकास खंडों तक पहुंच जाए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य हैं वो उससे ऊपर हम ऊपर उठ जाएं, तो इस दिशा में उनके द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। इन जनपदों के भीतर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में इन शोधार्थियों के द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनके भीतर कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज से संबद्ध क्षेत्र, वन, पर्यावरण, जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, कौशल विकास, जो SGDP के पॉइंट्स हैं उनके अनुसार ऊर्जा नवीनीकरण, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, ITS, जैव औद्योगिकी, मशीन लर्निंग, डाटा गवर्नेंस, बैंकिंग और वित्त, राजस्व, लोक नीति और गवर्नेंस के क्षेत्रों में अध्ययन करके ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के पास प्रमुख संस्थानों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, वो सूचीबद्ध करके इसमें, या उनके पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संचालन का यदि उसके पास ये स्किल्ड है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होगी उनका चयन किया जाएगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को देश के भीतर ले जाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के समय भी और उसके पूर्व सरकार के समय ही ये उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे की ओर बढ़ाना है। और इस संदर्भ में उच्च स्तर पर बैठक के पश्चात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन पहुंचाए जाने के लिए कंसल्टेंट के चयन के बारे में निर्णय किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था और उसमें आए हुए सुझावों के हिसाब से 4 सितंबर 2020 को मंत्रिपरिषद ने विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकार करके एक RFP तैयार किया। उसमें परिमार्जन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया था। उस संदर्भ में 15 मार्च 22 को एक निविदा आमंत्रित की गई और उस निविदा के भीतर जो प्री वीट बैठक हुई उसमें 7 संस्थाओं की निविदा प्राप्त हुई थी। उनके सुझाव को भी उसके भीतर उच्चाधिकार समिति ने उसके आधार पर देखा और उसके लिए एक स्कोर निर्धारित किए और उस स्कोर में जो 7 कंपनियां आई उनके भीतर सबका अध्ययन करने के पश्चात डेलाइट इंडिया उच्चतम जो है वो स्कोर पर कंपोजिट उसके अंक जो है 81.61 प्राप्त हुए और उनकी बिड धनराशि 164 करोड़ रुपए थी, जिसको निगोशिएशन के बाद 120 करोड़ रुपए पर उन्होंने सहमति प्रदान की। इनको इसके अध्ययन के लिए डेलाइट इंडिया उच्चतम कंपोजिट, डेलाइट इंडिया, यह अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो अगले 5 साल के लिए एक दृष्टि राज्य को देगा कि किन किन विषयों में हम काम कर सकते हैं और किस माध्यम से हम इसको आगे की ओर बढ़ा करके अपनी इकोनॉमी को हम 1 ट्रिलियन पर पहुंचा सकते हैं। तो उनके उन सुझावों के अध्ययन करने के बाद जो हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे अपने अपने तरीके से उसको रिफॉर्म भी करेंगे और उसे क्रियान्वित किए जाने की दृष्टि से जो उनके भी सुझाव आएंगे उस पर हमारे सभी विभाग उस पर अमल करेंगे और समय समय पर वो अपनी प्रगति से मंत्रिपरिषद को अवगत कराएंगे रहेंगे। उस संदर्भ में मंत्रिपरिषद जो निर्णयात्मक निर्णय होंगी वो उसको करेगी। एक तीसरा, पुलिस की क्रियाशीलता को और उसकी गतिशीलता को बढ़ाए जाने की दृष्टि से पुलिस डिपार्टमेंट के गृह विभाग के 125 निष्प्रयोज वाहनों को प्रतिस्थापन किए जाने का फैसला अभी आज हमारे मंत्रिपरिषद ने लिया है। जिला
पंचायत अध्यक्षों और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षों के सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक उनकी ओर से सुझाव आए थे कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और उनके अध्यक्षों को और ब्लॉक प्रमुखों को साथ साथ में जो उनके भीतर काम करने वाले हमारे जो अधिकारी हैं उनके कॉन्टीजेंसी की लिमिट जो है वो बहुत कम है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास 5000 की कॉन्टीजेंसी लिमिट थी, उसको बढ़ा करके 25,000 करने का फैसला आज लिया गया है। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 2500 की कॉन्टीजेंसी को बढ़ा करके 5000 करने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इनका मुख्यालय लखनऊ में था और इन्हें अपने अतिरिक्त जो है वो एक नोएडा कैंपस ये चला रहे थे। वो राज्य सरकार को सूचना देकर के वो चला रहे थे, लेकिन उसको यूजीसी ने जो ये माना कि ये राज्य सरकार से पूर्वानुमति नहीं है, सिर्फ सूचना है, और इस कारण से उस परिसर को उन्होंने बंद करने के लिए निर्णय किया था। और उसके कारण जो वहाँ से छात्र निकले थे उनको कठिनाइयाँ जा रही थी, उनके समाधान की दृष्टि से आज एक संशोधन करते हुए इस बात का निर्णय लिया गया है कि उनको 9 जून 2014 से नोएडा कैंपस को घटक इकाई मान करके जो है उनको संचालन की अनुमति दी जा रही है, जिससे वहाँ के विद्यार्थी जो अध्ययनरत छात्र रहे हैं, जिनके डिग्रियों की मान्यता के भीतर कठिनाइयाँ रही हैं, उनका समाधान होगा और इससे उनकी कठिनाई का निराकरण निकाला जा सकेगा। यह उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो इनका अधिनियम बना था, उनका मुख्यालय यहाँ पर था और वो नेक्स्ट जो है वो राज्य के उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 निजी विश्वविद्यालय, मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश केएम का फुल फॉर्म कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय पाली डोंगरा साक रोड मथुरा की स्थापना के लिए इन 2 विश्वविद्यालयों के संस्थाओं को आशय पत्र निर्गत करने का फैसला राज्य मंत्री परिषद ने किया है और उसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 को परिवर्तित किया गया है और धारा 4 में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव के मूल्यांकन किए जाने और धारा 6 में आशय पत्र निर्गत किए जाने विषयक प्राविधान के भीतर इन दोनों विद्यालयों को जोड़ने के बारे में आज निर्णय हुआ है। जी, उनके भीतर कुछ जो विश्वविद्यालय डाले थे उसके भीतर ये नहीं थे, तो इनको आशय पत्र देकर के उसके भीतर उनको शामिल कर लिया गया है। इसमें एक निर्णय प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्र के अंतर्गत नवनिर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के रूप में संगठक महाविद्यालय के रूप में चलाए जाने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 9 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का कार्य प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के राजकीय महाविद्यालय जेवर गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के झांसी के राजकीय महाविद्यालय जखौरा ललितपुर,
राजकीय महाविद्यालय पाही चित्रकूट, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के राजकीय महाविद्यालय हसनपुर अमरोहा, राजकीय महाविद्यालय पूरनपुर पीलीभीत तथा राजकीय महाविद्यालय फतेउल्लागंज ठाकुर द्वारा मुरादाबाद को सम्मिलित किया गया है रुहेलखंड विश्वविद्यालय में। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय आगरा के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय नगला चंद्रभान फरह मथुरा, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के राजकीय महाविद्यालय पूर्वा उन्नाव तथा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के राजकीय महिला महाविद्यालय मिश्री सीतापुर को कॉन्स्टिट्यूएंट विद्यालय के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। यानी उनके कार्य क्षेत्र पहले से आवंटित हैं, उनके क्षेत्रों के भीतर जो जनपदों के भीतर जो विद्यालय आए हैं, इन सभी 9 महाविद्यालयों को 6 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनको संगठित महाविद्यालय के रूप में संबद्ध किया जा रहा है। इसके कारण हमारे विश्वविद्यालयों को बहुविषयक जो है वो शिक्षा दिए जाने में, नॉलेज हबों को स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त किया जाना और 3000 से अधिक छात्रों का इससे जो है इस निर्णय से लाभ होगा और इसी सत्र में इनका पठन पाठन शुरू किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म, इनके दर्शकों को प्रवेश के लिए जो स्टेट जीएसटी लगती थी उसके समतुल्य धनराशि प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय ये मंत्रिपरिषद की ये निर्णय लिया गया है। और इसमें क्योंकि इस फिल्म के भीतर देश प्रेम मातृभूमि की भावना के प्रति जागरूकता पैदा होती है, अपने इतिहास की जानकारी भी हमारे छात्रों को प्राप्त हो रही है और इस नाते इसका निर्णय ये किया गया है कि उनको प्रतिपूर्ति की जाएगी और इसका भी अनुमोदन राज्य सरकार ने दिया हुआ है। हाँ, 4 कॉमर्शियल कोर्टों की स्थापना के बारे में भी निर्णय हुआ है। अभी तक 13 स्थानों पर पहले से कॉमर्शियल कोर्ट चला करते रहे हैं, जहाँ पर कॉमर्स संबंधित जो मैटर्स आते हैं तो स्पेसिफिक उसके लिए जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है वो कुछ जिलों के भीतर कॉमर्शियल कोर्ट थे। यह आवश्यकता समझी गई कि इन 4 स्थानों पर और खोले जाएं। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा और लखनऊ, इन 4 स्थानों पर ये और कॉमर्शियल कोर्ट खोले जाएंगे।